नमस्कार। सच्ची विरासत के इस छठे एपिसोड में मैं सुगंधा जौहर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ ना आपको कभी झूठ मिलेगा न फरेब। हम स्कूल में गांधी जी की दांडी यात्रा और उनके नमक टैक्स विरोधी आंदोलन के बारे में तो पढ़ते हैं, पर यह आंदोलन जिस नमक टैक्स के विरोध में था वह हमारे लिए आज भी मिस्ट्री है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं उसी नमक टैक्स के बारे में बताने वाली हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे उस नमक टैक्स के कारण हमारे करोड़ों लोगों की मौत हुई और कैसे इस टैक्स नामक लूट ने इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति की नींव रखी और हमें गरीब बनाया। इंसान की नमक की ज़रूरत को चीन और फ्रांस के राजाओं ने सदियों से पैसे कमाने का जरिया बनाया था। उन्होंने नमक कारोबार को अपने हाथ में रखा था और जनता को काफ़ी टैक्स देकर नमक बेचते थे। 1789 की फ्रेंच क्रांति, जिसमें वहाँ का पूरा राज परिवार मारा गया था, इसी नमक टैक्स के विरोध में था। पर दुनिया का सबसे क्रूर नमक टैक्स था अंग्रेजों द्वारा इंडिया पे लगाया नमक टैक्स। वैसे तो हमारे राजा मौर्य काल से ही नमक पर टैक्स लगाते थे, पर हमारा टैक्स नाममात्र था और इंडिया में कभी भी नमक की पैदावार और उसकी बिक्री पे कोई रोक टोक नहीं थी। इसी कारण सैकड़ों साल से हमारे व्यापारी हजारों बैलों पर नमक लादकर सौराष्ट्र, कोंकण, तमिलनाडु, आंध्र जैसे नमक बनाने वाले प्रदेशों से देश के बाकी हिस्सों में नमक ले जाते थे। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था बदली 1764 के अंग्रेजों की बक्सर में जीत के बाद। इस बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने अवध यानी लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराकर शाह आलम को इलाहाबाद के किले में कैद में रखा था और शाह आलम से उन्होंने जबरन 26 लाख रुपए सालाना के बदले पूरे बंगाल सूबे की दीवानी अपने नाम लिखवा ली थी। इस बंगाल सूबे में आज के बिहार, झारखंड, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा इलाका आता था। दीवानी से बंगाल सूबे पर मनमाना टैक्स लगाने के अधिकार मिलते ही कंपनी सरकार ने बंगाल का नमक कारोबार अपने हाथ में लेकर जनता को टैक्स लगा नमक प्रति मन 1.5 से 2.5 रुपए के बीच बेचना शुरू किया। बाद में 1788 में कंपनी सरकार ने नमक की कीमत प्रति मन 3.25 रुपए कर दी थी। ये मन यानी 36 किलो 750 ग्राम। वही नमक जनता तक आते आते उसकी कीमत 3.5 से 4 रुपए हो जाती थी और 1788 के बाद 5 से 6 रुपए। जापानी सरकार के आने के पहले यही एक मन नमक जनता को रिटेल में 40 से 50 पैसे में मिलता था। यानी कंपनी सरकार ने अपने राज में नमक की कीमत 1000 से 1400 गुना बढ़ा दी थी। 1765 में बंगाल सूबे पे लगा ये टैक्स 1858 के बाद अंग्रेज हुकूमत के साथ पूरी इंडिया पे थोपा गया था। अगर ये 2 या 3 रुपए प्रति मन का नमक आपको सस्ता लगता है तो आप याद कीजिए कि उस वक्त बंगाल के मजदूरों को महीने में केवल 1.5 से 2 रुपए की आमदनी होती थी। साथ में हमें ये भी याद रखना होगा कि डॉक्टरों के अनुसार इंडिया की धूप में मेहनत करने वाले किसी भी मजदूर को सेहतमंद रहने के लिए 7 से 8 किलो नमक सालाना लगता है। यानी 4 व्यक्ति के परिवार को साल में 1 मन से नमक लगता है। कंपनी सरकार के पहले जो साल भर का नमक वो मजदूर अपनी 10 दिन की कमाई में खरीद सकता था, उसी के लिए कंपनी सरकार के बाद उसे 2.5 से 3 महीने की इनकम लगने लगी और 1788 के बाद 5 से 6 महीने की इनकम। इतना महंगा नमक खरीद न पाने के कारण बंगाल के लोगों ने नमक खाना ही बंद कर दिया। नतीजा, नमक के बगैर कमजोर शरीरों में न काम करने की शक्ति थी और न ही छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की। काम नहीं कर सके तो पैदावार घटी तो अनाज महंगा होता गया। पर सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं था। उसने अपने लगान और प्रॉपर्टी टैक्स को सख्ती से वसूलना शुरू रखा। अपनी खेत और घर बचाने के लिए लोगों ने जो भी बचा कुचा था वो सब बेचना शुरू कर दिया और तभी आया 1770 का भीषण अकाल।
घर का सब कुछ बिक जाने के कारण किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। उस अकाल के प्रत्यक्षदर्शी हंटर के अनुसार जो चावल पहले 40 पैसे मन में मिलते थे, वही चावल उस अकाल के दौरान 13 रुपए मन में भी नहीं मिले। कुछ भी खाने के लिए न होने के कारण भूखमरी आम हो गई। उस साल बंगाल में कम से कम 1 करोड़ लोग मरे। बंगाल की आबादी 1/3 घट गई। हजारों गांव पूरी तरह से उजड़ गए। इस तबाही से निकलना बंगाल के लिए वैसे ही मुश्किल था, पर एक और परेशानी थी। अकाल में मरने वालों में बहुत बड़ी संख्या में बंगाल के बुनकर थे और वो अपने साथ अपना हुनर भी ले गए। और जो बुनकर बचे थे वो केवल 60 और या 65 किस्म का कपड़ा बुनने का हुनर रखते थे। ढाका की सुप्रसिद्ध मलमल बनाने का हुनर भी 1770 में ही खो गया। सैकड़ों सालों से बंगाल की अर्थव्यवस्था उसके बुनकरों के बनाए कपड़ों के व्यापार पर टिकी थी। जब कपड़े नहीं बना पाए तो बेचेंगे क्या? व्यापार का जो नुकसान हुआ उससे बंगाल की गरीबी और बढ़ती गई। 1770 की भूखमरी इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी भूखमरी है। उसके बाद अंग्रेज आमदनी में 1947 तक 4 और अकाल हुए, जिसमें और 1 करोड़ 80 लाख लोग भूखमरी से मर गए। ये 1 करोड़ 2 करोड़ आंकड़े तब तक भयानक नहीं लगते जब तक कि हम ये याद नहीं करते कि 2019 में मुंबई शहर की आबादी केवल 1 करोड़ 20 लाख थी। तो सोचिए 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत नमक टैक्स से हुई। ये कितना भयानक। इस सब के तरफ ध्यान देने के बजाय कंपनी सरकार नमक और बाकी टैक्स से लूटा पैसा इंग्लैंड भेजने में व्यस्त थी। राजा राम मोहन रॉय, वही सती बंद करवाने वाले राजा राम मोहन रॉय, वो लिखते हैं कि 1765 से 1824 के बीच बंगाल की सरकार अपने राजस्व का आधा हिस्सा लंदन भेजती थी। इस लगातार आने वाले पैसे का निवेश इंग्लैंड के लोगों ने वहाँ की औद्योगिक क्रांति में लगा दिया। वहाँ रोजगार बढ़ा और चूंकि पैसा हमसे लूटा जा रहा था, हमारे यहाँ पे गरीबी बढ़ती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था। 1805 तक पंजाब से लेकर उड़ीसा तक का सारा प्रदेश दिल्ली और अवध को छोड़कर बंगाल प्रेसिडेंसी ने हथिया लिया था और इस पूरे हिस्से पर नमक टैक्स लागू था। बंगाल प्रेसिडेंसी से लगे हुए जो राज थे उनमें नमक टैक्स नहीं था, इसलिए वहाँ से काफ़ी मात्रा में लोग नमक स्मगल करके बंगाल ले जाते थे और जिसका सीधा असर कंपनी सरकार के इनकम पे हुआ, क्योंकि कंपनी सरकार की इनकम का 1/3 हिस्सा इसी नमक टैक्स से आता था। इसलिए प्रेसिडेंसी के अफसरों ने कई तरह से इस स्मगलिंग को रोकना चाहा, पर नाकाम रहे। आखिर हार कर उन्होंने एक अजीबोगरीब तरीका ढूंढ लिया। बंगाल प्रेसिडेंसी ने अपनी सीमा पर इंडिया के बीचों बीच 4000 किलोमीटर की एक बागड़ लगा दी। वैसे ही बागड़ जैसे कोई किसान अपने खेतों में जानवरों और दूसरे लोगों को आने से रोकने के लिए लगाता है। 14 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी इस बागड़ में बबूल, करौंदे, बेर, बांस और कैक्टस जैसे बड़े कटीले पेड़ इतने पास पास लगाए थे कि इस बागड़ के बीच से बगैर जख्मी होकर किसी को निकलना नामुमकिन था। ऊपर से इस बागड़ के दोनों ओर 10-10 फुट तक पाँव के निशान पकड़ने के लिए महीन रेत की परत भी बिछा दी गई थी। बागड़ पेशावर के उत्तर में शुरू होकर मुल्तान तक जाती थी और वहां से दिल्ली के पश्चिम से आगरा तक, आगरा से झांसी, सागर, खंडवा होते हुए ये बागड़ होशंगाबाद जाती थी। होशंगाबाद से महानदी तक जाकर समुंदर के पास खत्म होती थी। 1868 में इस बागड़ पर 1727 चौकियां थी, जिस पर 12,000 सिपाही तैनात थे। उन पर 16 लाख रुपए खर्च होते थे, जिन्होंने 45 लाख रुपए का टैक्स वसूला था। इस बागड़ का काम खत्म ही हो रहा था कि 1857 का स्वातंत्र्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की एक बार फिर जीत हो गई।
उस जीत के बाद इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्खास्त कर दिया और इंडिया पर सीधा रानी विक्टोरिया का शासन लागू किया। इस हुकूमत के बदलाव का नमक टैक्स पे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जो भी राज्य रजवाड़े बचे थे उन पर भी दबाव डाला गया और 1858 के बाद पूरे इंडिया पर नमक टैक्स लागू हो गया। अब इंडिया का हर व्यक्ति नमक टैक्स देकर ही नमक खरीद सकता था। जब इंडिया के हर इलाके पर नमक टैक्स लग गया तो उस बागड़ का कोई काम ही नहीं बचा था। 1871 में उस बागड़ को बर्खास्त किया गया, उसका रख रखाव बंद हुआ, सैनिक घर चले गए। उसी के साथ हिंदुस्तान के बीचों बीच की 4000 किलोमीटर बागड़ का रोचक किस्सा खत्म हुआ। धीरे धीरे इंडिया की जनता ही नहीं तो उसके आसपास के गांव वालों के जहन से भी ये नमक टैक्स की बागड़ गायब हो गई। कोई भी उसे अब याद नहीं कर रहा था। इस नमक टैक्स की बागड़ का किस्सा हमें याद दिलाने का श्रेय जाता है रॉय मॉक्सम को, जिन्होंने इस बागड़ का पहली बार जिक्र रद्दी में खरीदे गए इस किताब में पढ़ा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अगले कई साल इस बागड़ की खोज में लगा दिए और बड़ी जिद्दोजहद के बाद उन्हें इंडिया के कुछ हिस्सों में उस बागड़ के अवशेष मिले। इस पूरी बागड़ की कहानी और उसे ढूंढने की कहानी उन्हें लिखी है अपनी किताब द ग्रेट सॉल्ट हेज ऑफ इंडिया में। नमक टैक्स की बागड़ तो खत्म हुई पर नमक टैक्स नहीं, लोगों के ऊपर नमक टैक्स का बोझ जारी था। उसके बारे में कई लोगों ने आवाज़ उठाई। कांग्रेस के पहले कुछ अधिवेशनों में भी उसके बारे में प्रस्ताव पारित हुए। सरकार को लिखा गया पर सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। 1893 में दादा भाई नौरोजी ने भी अंग्रेज पार्लियामेंट ने ये मुद्दा उठाया। नतीजा केवल ये रहा कि एक कमीशन बैठी पर टैक्स पे कोई असर नहीं हुआ। लोग परेशान थे पर चूंकि और कुछ कर नहीं सकते थे, नमक खरीदते रहे। दिल में एक आक्रोश था। इस आक्रोश और गुस्से को पहचाना गांधी जी ने, क्योंकि इसलिए उन्होंने जनवरी 1930 में ऐलान किया कि वो नमक का कानून तोड़ेंगे, नमक टैक्स के विरोधी पूरे देश भर आंदोलन चलाएंगे। किसी को भी नहीं लगा कि आम आदमी इससे जुड़ जाएगा, बल्कि अखबारों ने गांधी जी के नमक आंदोलन का मजाक ही उड़ाया। जब 13 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले तब गांधी जी के साथ केवल 78 साथी थे, पर पहले दिन से ही लोग जुड़ते चले गए और इतने आए कि जब गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तो उनके साथ 50,000 से भी ज़्यादा लोग चल रहे थे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर नमक जमा कर नमक का कानून तोड़ा। उनके साथ जो 50,000 लोग थे उन सब ने वहाँ से नमक इकट्ठा कर नमक कानून तोड़ा। भारत के चप्पे चप्पे में लोग बड़ी संख्या में नमक कानून तोड़ने लगे। और मज़ेदार बात तो ये है कि देश के अंदरूनी हिस्सों में जहाँ नमकीन पानी नहीं था वहाँ पर लोग टैक्स दिए नमक को पानी में घोल उसे फिर उबाल कर नमक कानून तोड़ने के लिए नमक बना रहे थे। एक जुनून फैल चुका था सब में। लोग जब धारासन, वडाला जैसे नमक अगारों के सामने धरना देने लगे, लोगों पर लाठियां बरसती रही, पर लोग डटे रहे। इसके बारे में दुनिया भर के अखबारों में लिखा जाने लगा। अंग्रेज सरकार की बहुत बदनामी हुई। पर जब कोने कोने में नमक टैक्स लोगों ने तोड़ना शुरू किया तो मई में रॉय इरविन ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। गांधी जी अंदर गए तो बाहर का हर व्यक्ति गांधी के नमक टैक्स के विरोध में आंदोलन करता रहा। जेलें भर गई। पहली बार देश में औरतें निकल आई थी। हार कर आखिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने वाइसरॉय इरविंग से कहा कि गांधी जी से बात करके कुछ हल निकालो। इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। उस बातचीत के दौरान इरविंग ने गांधी जी को कुछ आश्वासन दिए। आश्वासन पर भरोसा रख गांधी जी ने अपना नमक आंदोलन वापस लिया। पर विडंबना ये है कि इस देश के कोने कोने में फैले
आंदोलन के बावजूद इंडियंस के हाथ में नमक टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं आया। बस समुंदर के किनारे के लोगों को अपनी ज़रूरत का नमक बनाने की छूट मिल गई। आखिरकार ये नमक टैक्स इंडियंस के सर से उतरा आज़ादी के पूर्व संध्या पे। तो ये है हमारे नमक टैक्स की कहानी, जिसके कारण हमारे करोड़ों देश बांधव अपनी जान से हाथ धो बैठे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो ने आपके मन में इस बारे में जो भी सवाल थे उसके जवाब दिए हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारे स्कूली बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये नमक टैक्स का आंदोलन क्यों हुआ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसा ही एक और वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और सेहतमंद रहिए। नमस्कार।